हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। अब से हम आपके थोड़े से जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 2013 में जो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर आया था उसमें जो आपके बायो के क्वेश्चन आए थे उनके सोल्यूशन एंड डिस्कशन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हमारा ऐसा मैमल है जो आपका न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल कैरी करता है, यानी कि उसके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो हमारे जर्नल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके कॉन्केव शेप के होते हैं और इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये आपके ए न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये ए न्यूक्लिएटेड आपके इसलिए होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं विच इज योर कैमल, लामा, मैन एंड डॉग। ठीक है, हमें ये पता है कि मैन एंड डॉग नहीं हो सकता इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैन एंड डॉग जो है दोनों में आपका ए न्यूक्लिएटेड या फिर डी न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बनेगा जिसमें हमारा कैमल और लामा दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। यानी कि इसका आंसर हमारा ए होगा विच इज योर फर्स्ट इनटू दैट इज योर कैमल एंड लामा। ठीक है, कैमल एंड लामा आपके ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं और उनके जो आरबीसीज होते हैं उसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, वो ओवल शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये इनको हार्श कंडीशंस में जैसे कि डेजर्ट हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गया, क्योंकि कैमल्स आपके डेजर्ट में रहते हैं, लामाज आपके हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो इन हार्श कंडीशंस पे इनको सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस इनको होती है हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे डेजर्ट के कंडीशंस में कि पहले ये डिहाइड्रेट होते हैं फिर रिहाइड्रेट होते हैं क्योंकि पानी स्टोर करके रखते हैं अपने में। ठीक है, जो इनके सेल की वाइबिलिटी होती है, जो सेल की इनकी इंटेग्रिटी होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं जब वाटर का लॉस हो रहा होता है। और लो ऑक्सीजन की जो कंडीशंस होती है वहां पे भी इफेक्टिवली काम करने के लिए इनको इनका जो न्यूक्लियस होता है रेड ब्लड सेल का वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें पेयरिंग्स दे रखी है और हमें बताना है कि नेक्स्ट पेयरिंग हमारी क्या होगी। ठीक है, तो मस्कीटो को आपका मलेरिया के साथ पेयर करा है, वाटर को आपका कोलेरा के साथ पेयर करा है। दैट मीन्स कि ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, और ये हमारी डिजीज है, तो वेक्टर को डिजीज के साथ में आपकी पेयरिंग करी गई है। तो मस्कीटो से हमारे मलेरिया होता है, वाटर से हमारे कोलेरा होता है, रैट से हमारे को क्या होगा? तो इसका आंसर है हमारा बी, प्लेग। क्योंकि जो रैट्स होते हैं इनके काटने से, इनके होने से आपको प्लेग फैलता है। ठीक है, जो प्लेग होता है आपका ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और ये आपकी यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू ये आपकी फैलती है, उसके थ्रू होती है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स आपके ऐसे होते हैं कि फीवर आता है, हेडेक होता है, चिल्स होती है माने कपकपाहट होती है, ठंड लगती है, वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, आपके जो लिम्फ नोड्स होती हैं जैसे जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो पेन करने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाटा आपके 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से, ठीक है, कौन सा हमारा ऐसा स्टेट था जहां पे आपकी अर्बन पॉपुलेशन मैक्सिमम थी? अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरों में रहने वाले लोग। तो 2011 के आपके सेंसस के डेटा के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट था जहां पे ये अर्बन पॉपुलेशन आपका मैक्सिमम था? तो इसका आंसर है हमारा सी, महाराष्ट्र। तो 2011 के हिसाब से जो महाराष्ट्र था वहां पे आपके 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन से ज्यादा की आपकी अर्बन पॉपुलेशन थी और मेजर जो ये पॉपुलेशन थी ये आपकी मुंबई, पुणे, नागपुर इन वाली सिटीज में, इन बड़ी सिटीज में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बर्ड्स होती हैं वो आपका फॉरवर्ड एंड अप, जो उनका अपवर्ड मोशन होता है यानी कि जो उनका थ्रस्ट होता है आगे मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ रहने के लिए, वो किस वजह से होता है? तो जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, राइट, और ऐसे उनके पीछे एक पूंछ होती है। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बर्ड्स हमारी कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, और ये इनके फेदर्स होते हैं। तो अब हमें पूछा गया है कि भाई जो इनका ये फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और जो इनका ये हवा में अपवर्ड का मूवमेंट होता है ये हमारा किस वजह से मेंटेन रहता है? क्योंकि उनके पास एयर सैक्स होते हैं इसलिए, उनको अपने विंग्स फ्लैप करने होते हैं इस वजह से, या फिर उनके जो फेदर्स होते हैं वो ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं उसकी वजह से, या फिर जो उनके विंग्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो एरोप्लेन के जो हमारे ब्लेड्स होते हैं उसके सिमिलर होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। ये जो अपने विंग्स को इस तरह से फ्लैप करते हैं, ये अपने विंग्स को इस साइड से हिलाते हैं कि जिसकी वजह से इनको फॉरवर्ड मोशन भी मिलता है और अपवर्ड मोशन भी मिलता है बिकॉज ऑफ एयर।
ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक करते हैं अपने, ये जो इनका पंख है ना ये इस टाइप से घुमाते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, कि पहले उसे डाउनवर्ड घुमाएंगे फिर उसे बैकवर्ड घुमाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो इनके पंखों के नीचे से पीछे जाती है, और इसी की वजह से जो बर्ड्स है हमारी वो अपवर्ड फ्लाई करती हैं और फॉरवर्ड फ्लाई करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इसमें से हमारी यूटिलिटी के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी, मतलब कि किसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए, रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनके थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, अब इनकी यूटिलिटी हमारे लिए किस तरह से है, क्योंकि ये एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के स्पॉट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी ना गेजिंग हो सकती है, ना आपकी हंटिंग हो सकती है, ना ही आपकी वुड कटिंग हो सकती है, इलीगल होती है अगर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी है। अगर गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है कि भाई यहाँ पे वुड की चिपिंग होनी है तो उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी है तो वो आपकी इलीगल होती है यहाँ पे। ठीक है, देन पे आपका इसमें क्या होता है कि ये आपकी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हमारे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडे देता है। ठीक है, तो ये चीज तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे प्लैटिपस होते हैं ये हमारे एक्सेप्शन होते हैं एंड ये हमारे एग लेइंग मैमल्स होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा डी, डक बाइल्ड आपका प्लैटिपस। ठीक है, तो डक बाइल्ड प्लैटिपस जो हमारा होता है ये क्या करता है कि ये वन ऑफ आपकी 5 स्पीसीज होती हैं मोनोथर्म्स की, जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, और बाकी मैमल्स की तरह ये सीधा आपके जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ नहीं देते। जो आपकी फीमेल प्लैटिपस होती है वो आपके सॉफ्ट शेल वाले एग्स जो होते हैं उनको ले करती है, देन उसके बाद उन्हें इंक्यूबेट करती है, मतलब कि उनको हैच करती है, उनके ऊपर बैठती है, उन्हें गर्म करती है जिससे कि उसमें से बच्चा निकले, और बाद में जब बच्चा उसमें से निकल जाता है तो उनको ये मिल्क पिलाती है, उनको नर्स करती है अपने स्किन पोर्स के थ्रू। तो जैसे जो एनिमल्स होते हैं जनरली जो जितने भी मैमल्स होते हैं, जैसे आपके मैन हो गया, डॉग हो गया, कैट्स हो गया, तो सबके निपल्स होते हैं जिससे उनके बेबीज जो होते हैं वो फीड करते हैं मिल्क को। लेकिन जो हमारे प्लैटिपस होते हैं उनके पास निपल्स नहीं होते, उनके स्किन के पोर्स के थ्रू आपका मिल्क जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। अब हमें पूछा गया है कि इनमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में क्या है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि भाई जिस चीज से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, जिस चीज से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके मिल रही है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में क्या है। तो इसका आंसर है हमारा सी, कोल। कोल इसलिए है क्योंकि जो कोल है वो इंडिया में आपका काफी ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा एविडेंटली वो इंडिया में अवेलेबल है, और इसी की वजह से जो हमारी एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि प्राइमरी सोर्स है हमारे यहाँ जो एनर्जी का वो कोल है। ठीक है, अराउंड 55 से 60% जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो यही कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो है उनकी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डीआरडीएल जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो डीआरडीएल की हमारे पास फुल फॉर्म होती है, इसका आंसर है हमारा ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी क्या होती है कि ये एक ऐसी लेबोरेटरी है आपकी जो डीआरडीओ के अंडर आपकी मेंटेन्ड होती है। ये आपकी हैदराबाद में लोकेटेड है, और मेनली जो हमारी मिसाइल और डिफेंस के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, डेवलप होती है, उस पे ये काम करती है। तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर का आपका चल रहा था तो उसमें हम जितनी इफेक्टिवली अपनी मिसाइल्स डाल पाए, जितनी इफेक्टिवली हम खुद को हम डिफेंड कर पाए, बचा पाए अपने एयर बेसिस को, वो इन्हीं की वजह से था। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपका डीआरडीएल ही काम करती है कि कैसे हम नई मिसाइल्स बना सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उनके डेवलपमेंट पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन सी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, 22 मई। 22 मई को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी आपका क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब एक एरिया में आपके अलग अलग स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो साथ में थ्राइव कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारे नेचर में एक बैलेंस बना रहे।
ठीक है, जो हमारी फूड साइकिल है, जो हमारी कार्बन साइकिल है, जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, सबको मेंटेन करके रखने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये जो डे है आपका ये 1993 में आपका यूएन के द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था, ताकि बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसका कंजर्वेशन और उसका सस्टेनेबल यूज़ के बारे में अवेयरनेस को रेज़ करा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल जो है वो बेस्ट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो आंसर है हमारा वो है डी, विच इज योर हमस सैंड एंड क्ले। ये जो हमारा मिक्सचर होता है इसको हम लोमी सॉइल भी बोलते हैं और ये आपका एक बैलेंस्ड मिक्सचर होता है जिसमें आपका हमस सैंड एंड क्ले तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, हमस जो होती है हमारी वो हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करके रखती है। सैंड जो होती है आपकी ये आपको ड्रेनेज और आपको एरेशन प्रोवाइड करती है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो रूट्स हैं उनको आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, उन्हें हवा मिल सके, उन्हें एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिल सके। ठीक है, और ऑक्सीजन भी मिल सके। देन आपका जो क्ले होता है, क्ले आपका मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है और प्लांट्स में जो आपका न्यूट्रिशन हमारे को मिल रहे हैं, जो हमें हमस से न्यूट्रिशन मिला है उसे रिटेन करने के लिए भी क्ले आपकी बहुत जरूरी होती है। अगर हमारे सैंड के मिक्सचर में, सॉइल के मिक्सचर में हमस है ही नहीं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, देन अगर हमारा जो सॉइल का मिक्सचर है, अगर उस सॉइल के मिक्सचर में सैंड नहीं होगी आपकी तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगी जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल है उसमें आपका सैलिनिटी होने के चांसेस हो जाएंगे और जो रूट्स होंगे प्लांट की वो खराब हो सकती है। और अगर क्ले ही नहीं होगा आपके सॉइल के मिक्सचर में तो फिर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर आ रहा है वो आपका रिटेन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारा डी वाला आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज वर प्रमोटेड फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। जो हम रेलवेज और शिप्स बनती थी उनको कौन से प्लांट्स के थ्रू, कौन से ट्रीज के थ्रू बनाया जाता था। तो इसका आंसर है हमारा सी, टीक एंड साल। तो टीक एंड सालवुड जो थी ये हमेशा से ही आपकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इनको हार्डवुड ट्रीज बोलते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत जल्दी से ये सड़ते भी नहीं है और इसमें कीट पतंगे जो पेस्ट होते हैं वो भी बहुत इजीली नहीं लगते। इसकी वजह से इनको शिप बिल्डिंग के लिए यूज करा जाता था। क्यों? क्योंकि जो टीक का हमारा पेड़ होता है इसकी जो लकड़ी होती है वो आपकी वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, इसलिए इससे आपकी जो शिप्स थी वो बनाई जाती थी। रेलवे ट्रैक्स जो थे हमारे वो हमारे साल के वुड से कॉमनली बनाए जाते थे क्योंकि ये आपकी हार्ड होती है और टफ होती है नेचर में। ठीक है, और हैवी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आज भी आपका टीक और साल की जो वुड होती है वो यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल करने के लिए आपको इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में कौन सा ज्यादा जरूरी होता है, या दोनों ही जरूरी होते हैं, या फिल्ट्रेशन आपका जरूरी होता है। तो इवेपोरेशन हमारा क्या होता है कि जैसे ये हमारी मान लो कोई वाटर बॉडी है, कोई मेरी रिवर है, लेक है, एनी वाटर बॉडी। ठीक है, और ये मेरा सन है तो सन की हीट से जो मेरा पानी होता है ये गर्म होता है और ये भाप बन के आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देन इसके बाद क्या होता है कि ये जो मेरे इन इन जब ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर आपका इंक्रीज हो जाता है तो उससे हमारे बादल बनते हैं। एंड देन जो बादल हमारे होते हैं ये हमारे थोड़े हिली एरियाज में पहुंचते हैं और वहां पे जाके जब ये ठंडे होते हैं तो ये आपका रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में आपके पानी को वापस से हमारे सिस्टम में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल होने के लिए हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही जरूरी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, अगर दोनों में से भी एक चीज हमारी नहीं हो रही है, अगर मेरा इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो मेरे बादलों का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और अगर मेरा सिर्फ इवेपोरेशन इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है तो मेरी बारिश जो है वो आएगी ही नहीं। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ नीचे पे भी लिखी है जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स होती हैं, ठीक है, जूलॉजिकल जो हमारी नॉमेनक्लेचर्स होती है उसमें हमारा कौन सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करा जाता है। तो इसका आंसर है हमारा ए, विच इज लैटिन। तो जितनी भी हमारी जूलॉजिकल आपकी नॉमेनक्लेचर्स होती हैं सब आपकी लैटिन में ही होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैटिन आपकी ये एक डेड लैंग्वेज है, सो वो आपकी अब इवॉल्व नहीं करेगी और वो टाइम के साथ में आपकी चेंज नहीं होगी।
इसकी वजह से क्या होता है कि आपका यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी जो है साइंटिफिक नेम्स में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वो आपकी मेंटेन्ड रहती है। तो इसलिए जितने भी आपके साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो आपके या तो ग्रीक रूट्स पे होते हैं या फिर वो आपके लैटिन्स पे होते हैं। ठीक है। देन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है। तो अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है। तो इसका आंसर है हमारा सी ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच है आपकी ये आपकी लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है इस समय अर्थ पे। ठीक है। ये आपकी 9 फीट यानी कि 2.7 मीटर तक ग्रो कर सकती है एंड 150 केजी तक का इसका वेट हो सकता है। ठीक है। डूडू जो है डूडू एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डूडू जो थी वो ऑस्ट्रिच से भी बड़ी हुआ करती थी बट इट इज एक्सटिंक्ट नाउ। ठीक है। और ये जो है आपकी ऑस्ट्रिच जो है ये आपकी उड़ नहीं सकती लेकिन ये भागती बहुत तेज है। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपकी भाग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन से टाइप के फॉरेस्ट जो है वो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ठीक है वहां पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सी मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक तो इसका ये भी है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं आपके वो ऐसे तटीय इलाकों पे होते हैं जो कि आपकी टाइडल वेव से और जो टाइड्स होती हैं आपकी हाई टाइड लो टाइड आपकी जो फ्लड्स होती हैं उनसे जो हमारा कोस्टल एरिया होता है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको हम सुंदरबंस बोलते हैं और ये हमारा लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का और ये सबसे ज्यादा फेमस है अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है आपके ये आपके ब्लैकिश वाटर में ग्रो करते हैं। तो ब्लैक वाटर भी बोलते हैं इसको। ब्लैक वाटर क्यों बोलते हैं क्योंकि ये आपका ना फ्रेश और सॉल्टी वाटर का एक मिक्सचर होता है तो एक हल्का सा काला ह्यू ये देता है तो इसलिए इसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो आपका सुंदरी ट्री होता है वो आपका मोस्ट कॉमनली फाउंड ट्री होता है। ठीक है। और इसी की वजह से सुंदरबंस को उसका नाम मिला है। ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है हमारा और बहुत सारी ऐसी आपकी एक्वेटिक और एक्वेटिक यानी कि जो पानी में पाई जाने वाली स्पीसीज होती है हमारी वो और हमारी बर्ड की स्पीसीज जो है वो आपके सुंदरबंस में पाई जाती है। ये एक हब है हमारा बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज एन अफ्रीकन कम्युनिटी। अब यहाँ पे हमें 4 कम्युनिटीज का नाम दे रखा है और हमें पूछा है कि इसमें से कौन सी हमारी अफ्रीकन कम्युनिटी है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा डी मसाए। तो मसाए जो होती है हमारी ये आपकी एक अफ्रीकन कम्युनिटी है। इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप है ये मतलब कि जो आपका ट्राइबल एरिया होता है ट्राइबल ग्रुप है ये आपका और ये ज्यादातर आपका केनिया या फिर तंजानिया में पाया जाता है। इनका जो लाइफस्टाइल है सेमी नोमैडिक है मतलब कि ये आपके नोमैड्स होते हैं लेकिन कंप्लीटली नोमैड्स भी नहीं होते। ठीक है। नोमैड्स का मतलब होता है जो आपके लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं और फिर वहां पे आपका सेटलमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं ये आपकी ये कल्चर प्रैक्टिसेस ये अपनी फॉलो करते हैं। इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अलग होता है और ये आपका जो कैटल्स होते हैं उनको लाइवलीहुड की तरह यूज करते हैं उनको गेज करते हैं उनको बड़ा करते हैं उसी से ये आपका जो चरवाहा वाली जिंदगी होती है उसी से उस पे ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जो बाकी की हमारी कम्युनिटीज है लाइक गोला कुमार्स एंड राइका ये आपकी अलग अलग ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है इंडिया से। ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इसमें से कौन सी हमारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऐसा कौन सा हमारा नेशनल पार्क है जिसको इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ये उत्तराखंड में आपका लोकेटेड है। सॉरी बच्चों मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है। ठीक है। लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में और ये हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसको इंडिया में 1936 में स्टैब्लिश करा गया था। इसका जो नाम है वो ओरिजिनली आपका हेली नेशनल पार्क था। देन उसको जिम कॉर्बेट के ऑनर में जो कि एक ब्रिटिश हंटर हुआ करते थे जो बाद में कंजर्वेशन की तरफ बढ़ गए थे। वो पहले हंटिंग करते थे लेकिन बाद में वो एक कंजर्वेशनलिस्ट बन गए थे यानी कि जो नेचर को कंजर्व करके रखता है। ठीक है। किसी चीज को कंजर्व करने के लिए जो एक्ट करता है उसे आपका कंजर्वेशनलिस्ट बोलते हैं। तो उसमें वो बन गए थे और ये आपका मेजरली बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो हमारे इंडिया में अभी प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था आपका 1973 में भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो उसके टाइम पे ये आपका हब था फॉर प्रोटेक्टिंग बंगाल टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज CFSL स्टैंड फॉर। अब हमारे को एक और आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है CSFL
और पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सीएफएसएल होता है हमारा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो इसका आंसर है बी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो सीएसएफएल का जो आपका काम है, सीएफएसएल का जो हमारा काम है, ये क्या करती है कि ये आपकी एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा गवर्न करी जाती है, ठीक है। ये मेजरली आपका जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें हेल्प करती है। ये जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, डीएनए हो गया, आपका बॉलिस्टिक्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इन सबको एनालाइज करने के लिए, इन फिजिकल एविडेंस को साइंटिफिकली एनालाइज करती है एंड देन उसके बाद में आपको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। मेजरली ये दिल्ली में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, कोलकाता एंड गुवाहाटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आपका पैलियोंथ्रोपिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज के जो हमारे पीपल थे, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था एट दैट टाइम, ठीक है। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था हंटिंग, ठीक है। उस टाइम पे ये हंटिंग सबसे ज्यादा करते थे। ये आपकी 10,000 BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट जो था उस समय ये था। ये इट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 2.5 मिलियन ऑफ ईयर अगो ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपके अर्लीस्ट पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री का, और इसके टाइम पे जो हमारे पीपल हुआ करते थे वो हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे। मतलब कि वो हंटिंग करते थे और जो उनको नेचर में चीजें मिलती थी, वाइल्ड उनको फ्रूट्स मिलते थे, रूट्स मिलती थी, वो उसको वैसे ही खाते थे। तब तक इन्होंने आपका खाना पकाना और खाना उगाना नहीं सीखा था, ठीक है। तो उस समय पे वो स्टोन टूल्स को यूज करते थे और केव्स में रहते थे और टेम्पररी शेल्टर्स की तरह उन केव्स को यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी जो है उसको हम और क्या बोलते हैं। तो विटामिन सी जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड हमारा बोला जाता है, ठीक है। उनका नाम होता है आपका विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारी वुंड की हीलिंग में हेल्प करता है, आपका कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। विटामिन सी हमारे को मेजरली ऑरेंज, लेमन, आंवला, मतलब जितने हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं वहां से हमारे को विटामिन सी मिलता है, ठीक है। जो जो आपका सिट्रिक एसिड है, आपका सिट्रिक एसिड जो होता है आपका, ये भी सिट्रस फ्रूट्स में आपका पाया जाता है। मतलब जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें भी आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन उसको विटामिन सी नहीं बोलते। फॉलिक एसिड जो है आपका, फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9 होता है और ये हमारे डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। कार्बोनिक एसिड जो है हमारा, ये हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी होता है, और ये आपका इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। जो हमारा कार्बोनिक एसिड है इसका इतना कोई ज्यादा आपका यूज नहीं है, ये आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है। मेजरली ये आपको गैस के लिए हेल्प करता है। तो गाइस इसी के साथ में हमारा आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपको कुछ और चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है तो आप हमारे को नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपके रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।